So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. तो भाई साहब 2-3 दिनों का हम लोग गैप लेकर के साइंस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या थी? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक जब चैप्टर उठाते हैं तो पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर को बीच में ब्रेक इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको समझने के लिए समय चाहिए था। तो इस बीच में हम लोगों ने मैथ्स का एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, इसका नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और साथ ही साथ हम लोग कंपाउंड को बनाना सीख गए, कार्बन कंपाउंड को बनाना सीख गए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, हेलोजन्स, तुम्हारा क्लोरीन और ब्रोमीन जो किस तरीके से लगता है, और प्लस कीटोन की कैसे पहचान होती है, किस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप कैसे लगता है, ये सब चीज़ें हम लोग बीते हुए 3 दिन में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब उसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर से हम अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर को शुरुआत करते हैं और इसमें जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको अब अगले 2 वीडियो में, आज का और कल का वीडियो, 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई आ जाइए अपने इस वीडियो पे, जिससे सब चीज़ एकदम क्लियर हो सके, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है अपने इस प्यारे से वीडियो में। तो ये रहा अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो उसमें सबसे पहला कंबशन को देखेंगे, दूसरा ऑक्सीडेशन क्या होता है, तीसरा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, और चौथा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अपने कार्बन कंपाउंड की इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं अपने चैप्टर, अपने एनसीईआरटी की तरफ, और यहाँ पर चीज़ों को शुरू करते हैं। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. कह रहे हैं भाई साहब कि इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ करते हैं वो या तो कार्बन से मिले होते हैं, या तो वो कार्बन से मिल करके बने होते हैं, या फिर कार्बन के कंपाउंड से मिल करके बने होते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स की बात कर रहा है। वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबसन। कंबसन सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने चल रहे हैं। कार्बन in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. ध्यान रखना, जितने भी सब्सटेंस कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं, जब हम उन्हें बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस क्या, हीट और लाइट, प्लस थोड़ा सा गर्म माहौल, गर्मी रिलीज होगी और लाइट भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड से बने हुए सब्सटेंस की जब हम कंबशन करते हैं, जब उनको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। These are the oxidation reaction that you learn about in the फर्स्ट चैप्टर। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिए हुए हैं जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन एटम का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन एटम का जुड़ना, सिंपल सी मीनिंग। अब देखो पहले वाले रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, प्लस हीट और लाइट रिलीज हो रही है। CH4 अब क्या होता है, ये तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। CH4, C इस तरीके से 4 ठो H लगे हुए हैं, तो ये क्या है, तुम्हारा मीथेन है। ठीक है, अब इन सबको तो अच्छे से पहचानते होंगे। मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O
वाटर प्लस हीट एंड लाइट रिलीज होती है। इसी तरीके से CH3CH2OH, अब ये क्या है CH3CH2OH, तो देखो यहाँ पर बना लेते हैं। कार्बन के कितने कंपाउंड हैं? कार्बन के कंपाउंड है हमारे पास 2, इधर तो CH3 है तो यहाँ H और यहाँ पर 2 ठो H है CH2 और 1 ठो OH लगा है। अब पहचानो ये क्या है, तो OH होता है सिंगल बॉन्ड OH और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या है? एल्कोहल ग्रुप। कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 ठो कार्बन है तो इथेनॉल। ठीक है, जब एथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। क्लियर है? मतलब जब भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर हो सकता है, प्लस हीट और लाइट हो सकती है। बैलेंस द लेटर टू रिएक्शन लाइक यू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। इस दो रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस दो रिएक्शन को बैलेंस करना है, कोशिश करना। कह रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो करने की कोशिश करना। नहीं आता तो शाम को बताएंगे, ठीक है। एक्टिविटी 4.3, दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस, टेक सम कार्बन। ध्यान रखना ये जो एक्टिविटी है ये हम लोग करेंगे नहीं, समझेंगे अच्छी तरीके से, और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हमको नीचे मिलेंगे, ठीक है। दिस एक्टिविटी नीड्स अदर टीचर्स असिस्टेंट, टेक सम कार्बन कंपाउंड नेप्थेलीन, camphor, alcohol, one by one on a spatula and burn them. Observe the nature of the flame and note whether smoke is produced. मतलब इस एक्टिविटी में हमें यह करना है, कार्बन के कुछ कंपाउंड लेने हैं, नेप्थेलीन ले लिया है, कैम्फर मतलब कपूर होता है, अल्कोहल जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको 1 by 1 स्पैचुला पे क्या करना है, हमें बर्न करना है, और फिर देखना है कि फ्लेम का क्या नेचर है, फ्लेम किस कलर की जल रही है, क्या कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना क्या हम लोग कर रहे हैं। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स। कह रहे हैं कि फ्लेम के ऊपर, जो फ्लेम जल रही है, जो लौ निकल रही है, उसके ऊपर मेटल की एक प्लेट रखो। क्या तुम देख रहे हो कि क्या मेटल की प्लेट पर कुछ स्मोक का डिपोजिशन हो रहा है? क्या वहां पर कुछ मतलब परत उस पर जम रही है, काली लाल जो भी होगी। ये एक्टिविटी 4.3 है। एक्टिविटी 4.4, लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम प्रेजेंस ऑफ स्मोक। कह रहे बंसन बर्नर को जलाना है और एयर होल उसमें होता है। अब एयर होल क्या होता है, ठीक है। अब घर पे देखोगे तुम्हारे घर में बर्नर होगा, गैस जो होती है, ठीक है, जिस पर सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, गैस स्टोव की बात कर रहे हैं। तो गैस को देखोगे तो उसको जब तुम उल्टा करोगे तो तुम्हारी गैस होगी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर दो या तीन होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ से पाइप लगी रहती है गैस सिलेंडर में। तो इसको जब उल्टा करके देखोगे तुम, इसको जब उल्टा करके देखोगे तो जो इसमें पाइप लगी रहती है उसमें क्या होते हैं, कुछ होल्स होते हैं एयर आने के लिए, ठीक है। उसमें होल्स होते हैं किसके लिए, एयर आने के लिए। तो उसी की बात करें, लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रेजेंट ऑफ स्मोक, फ्लेम्स ऑब्लिक प्रेजेंस ऑफ स्मोक। तो उसको जो होल होगा बंसन बर्नर का, उसको हमें नीचे की तरफ प्लेस करना है, ठीक है। तो उससे हम देखते हैं कि जो फ्लेम निकल रही है या जो स्मोक की प्रेजेंस है वो कितनी अलग अलग टाइप की होगी। व्हेन डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम, कब तुम्हें येलो कलर की फ्लेम मिलेगी। When do you get a blue flame, कब तुम्हें ब्लू फ्लेम मिलेगी, ठीक है। तो इसका एक्टिविटी 4.3, एक्टिविटी 4.4 का आंसर हमें नीचे मिलने जा रहा है, ठीक है। कभी कभी तुम देखते हो कि गैस से ब्लू फ्लेम निकलती है, कभी ब्लू निकलती है तो कभी एकदम येलोइस कलर की निकलती है, कभी स्मोक प्रोड्यूस होता है, कभी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ऐसा क्या हो रहा है, कार्बन का ऐसा क्या, कार्बन में क्या चेंज हो रहा है कार्बन कंपाउंड में कि ये अलग अलग तरीके की फ्लेम हो रही है, अलग अलग तरीके का स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कभी ब्लैक स्मोक रहता है, कभी वाइट स्मोक रहता है, कभी फ्लेम ब्लू कलर की होती है, कभी येलो कलर की होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame
while unsaturated carbon compound will give a yellow flame with lots of black smoke. कह रहे हैं ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, अगर उनको जलाया जाएगा तो वो क्लीन फ्लेम देंगे और स्मोक प्रोड्यूस कम से कम होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वही अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड रहेंगे, हमारा एल्कीन या एल्काइन रहेगा, तब भाई साहब बात बदल जाएगी। तब हमारी जो फ्लेम है वो येलो कलर की होगी और बहुत सारा स्मोक क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। और इससे क्या होगा, जो मेटल प्लेट में एक बहुत ही काला काला हमें क्या मिलेगा, कुछ पाउडर के फॉर्म में उसमें अटैच रहेगा, ठीक है, जब हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, कार्बन कंपाउंड रहेंगे। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame. सूटी मतलब ब्लैक कलर, सूटी, सूटी एक मिनट देखते हैं गूगल बाबा क्या कहते हैं। सूटी, सूटी मतलब सांवला होता है, तो मतलब वही बात हुई, सूटी मीन्स सांवला, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम जो हमारे ये गैस पाइप में यहाँ पर यदि होल्स नहीं होते हैं तब पर भी जो कंबसन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर फुल कंबसन होगा तो फ्लेम हमारी अच्छी निकलेगी, क्लीन फ्लेम, और उससे कोई स्मोक नहीं निकलेगा। तो यदि कंबसन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है तब फिर ब्लैक स्मोक निकलेगी। The gas oblique kerosene stove used at home has inlets for air so that sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग गैस स्टोव यूज करते हैं अपने घरों में, उसमें भी जो पाइप्स लगी रहती हैं, ठीक है, उसको जब उल्टा करके तुम देखोगे तो उसमें होल्स रहते हैं, ठीक। तो अगर एयर अच्छी मात्रा में मिलती रहेगी तब हमारा जो कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो अच्छे से जलेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। अगर तुम्हारे घर में जो बर्तन हैं उसमें नीचे कालिक जम जाती है, नीचे ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो एयर होल्स हैं उसमें, पाइप में, वो सही तरीके से साफ नहीं है, वो एयर पूरी तरीके से फ्यूल के पास नहीं पहुंच रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। ध्यान रखना, तुम्हें बताए कि फ्यूल्स जो हैं वो ज़्यादातर कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से बनते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो कह रहे हैं जैसे फ्यूल के रूप में कोल और पेट्रोलियम को ले लें तो इनके पास कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment. इनके कंबसन से जब सल्फर और नाइट्रोजन का कंबशन होता है तो इनसे सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोल्यूशन में, ठीक है। जब सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होती है तो वो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन का एक वजह होती है, ठीक है। अब ये डू यू नो तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, शाम को समझाना है। और ध्यान रखना इसके में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया करें उसको भी लिख लिया करो। और मोर टू नो ये भी, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अब अगला आते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहला हम लोग कंबशन पढ़ लिए और दूसरा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन एटम का जुड़ना। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल का स्ट्रक्चर तो बना लो ना, एथे है, देखो जितने भी ये कार्बन कंपाउंडर है तुरंत स्ट्रक्चर सोचा करो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ईथा है तो ईथा मतलब 2 ठो कार्बन, और ऑल है मतलब एल्कोहल, मतलब एक कार्बन पे OH लगेगा। अब बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, H H H H, सबके 4 हो गए, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो गए, कार्बन के इसमें शेयर हो गए। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, हमारे एथेनॉल का। CH3 इस तरीके से लिखेंगे, देखो पहला CH3 फिर CH2OOH,
CH3CH2OH, ethanol. Take about 3 milliliter of ethanol in test tube and warm it gently in water bath. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसको क्या करना है, हमें जेंटली वार्म करना है. Add a 5% of solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution. और 5% solution of alkaline potassium permanganate लेना है और उसको इस solution में ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद डालना है. Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? ठीक है, इसमें देखना है क्या पोटेशियम परमैंगनेट का कलर चेंज हो रहा है. Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या है, इधर हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन. You have learned about oxidation reaction in the first chapter. फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ और नहीं बस और बस है ऑक्सीजन एटम का हमारे कंपाउंड में जुड़ना. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबसन. कह रहे हैं कार्बन कंपाउंड बहुत ही आसान तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. जैसे कि तुम्हें बताया कंबशन के समय में, कंबशन मतलब चीज़ों का जलना. जब भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो CO2, देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन एटम का जुड़ना हुआ है कार्बन के साथ. ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट. इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, in addition to this complete oxidation we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid. कह रहे हैं ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया है इसमें एल्कोहल को, भाई इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल ग्रुप है, एक कार्बन कंपाउंड है. तो ये जो कार्बन कंपाउंड है इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इस तरीके से रिएक्ट करा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जा रहा है. ओइक एसिड का जो हम लोगों ने कई सारे ओइक एसिड बनाए थे. यहाँ पर देखो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या यहाँ पर दिखाया गया है. जैसे CH3CH2OH, CH3CH2OH क्या है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल. एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, ये पोटेशियम परमैंगनेट तुम्हारा है. जब ये एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया तब क्या हो रहा है, देख रहे हो CH3COOH, ये क्या चीज़ें हैं, CH3COOH. तो ये है तुम्हारा CH3. देखो 2 ठो कार्बन है तो 2 ठो कार्बन पहले बना दोगे, इसके साथ 3 ठो H हैं, CH3 हो गया. ठीक है, उसके बाद COOH मतलब एक इसके साथ OH है और एक साथ इसके साथ क्या है, O है. यही तो है CH3COOH. ठीक है, तो डबल बॉन्ड O है, मतलब डबल, जब कोई हमारा कार्बन कंपाउंड, कार्बन का एटम डबल बॉन्ड O और OH से जुड़ा होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का टाइप होता है. ये क्या है हमारा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. ठीक है, we see that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as oxidizing agent. तो कह रहे हैं कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को जुड़ने में, उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है. एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू एसिड्स. ठीक है, ये जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर ये पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्या है, एक प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि एल्कोहल में लग करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं. एल्कोहल में लग करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं. दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लगाते हैं, इस वजह से इनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. तो तुमसे कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक आध बता दो तो इसको एग्जाम्पल दे देना, पोटेशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट.
उसका फॉर्मूला यही है KMnO4 K2Cr2O7। ठीक, अब आते हैं अपने तीसरे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalyst। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्लियर हो गया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड वाला तो सैचुरेटेड होता है। Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons। कह रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, जब उसको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन वगैरह कराते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, तब वो लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। तो हमसे पूछेगा व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या कराते हैं हम लोग, अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं और चेंज हो जाता है वो लोग, वो जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो चेंज हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो बोल रहे हैं ना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेज दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को अकर कराने में हमारी हेल्प करता है, रिएक्शन को तेज या धीमी कर देता है। जिस तरीके से फैन का रेगुलेटर होता है ना, कि फैन हम लोग धीमा और तेज कर सकते हैं, उसी तरीके से कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को तेज या फिर धीमा करता है। दिस रिएक्शन, और ध्यान रखना ये रिएक्शन मतलब ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह सब सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, हमारी रिएक्शन तेज हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। ये रिएक्शन कॉमनली यूज होता है जब वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। तुम्हें बताया ना एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ जुड़ रहा है ना, तो एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट काम क्या करता है, तो रिएक्शन को तेज या फिर धीमा करता है, रिएक्शन को रेगुलेट करता है, और इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो जनरल तौर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो हमारे एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन चेन से बने होते हैं। यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है C, डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड से R लिखा हुआ है। R क्या है, तो R यहाँ लिख लो, R रिप्रेजेंट्स, R क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा भाई, जितनी भी रिएक्शन है सब बना लेना। R represents a group of carbon and hydrogen atoms that does not affect the functionality of compound। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो R रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। R क्या है यहाँ पर, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है जो कि हमारे
कंपाउंड की फंक्शनैलिटी, कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, देखो C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये निकिल की प्रेजेंस में, निकिल क्या है, एक प्रकार कैटलिस्ट है, निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। तो क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड आ गई डबल बॉन्ड की जगह पे, और दो R को हटा करके, सॉरी डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल बॉन्ड H से इसको जोड़ दिए हैं। देख रहे हो, और ये R क्या है, R में कंफ्यूज मत होना, R क्या है, कुछ और नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप्स हैं। मतलब यहाँ पर इस R की जगह C आ सकता है, इस R की जगह H आ सकता है, इस R की जगह H या C के क्या हो सकती हैं, ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या है, तो एडिशन रिएक्शन में सिंपल है, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कराते हैं रिएक्शन में। किसकी प्रेजेंस में, तो अपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि हमारे रिएक्शन को रेगुलेट करता है। और यहाँ पर निकिल और पैलेडियम टू टाइप्स के कैटलिस्ट दिए हैं, निकिल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि R आ जा रहा है, तो R क्या है, तो R रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। R कुछ और नहीं, R क्या है, ग्रुप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है, जो कि हमारे रिएक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो जो दो बॉन्ड है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो हट करके सिंगल बॉन्ड में चेंज जाती है और हाइड्रोजन एटम लग जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट्स stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. ठीक है, तुम ये देखे होगे कि जो कहते हैं ना कि ये वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है, ये वेजिटेबल ऑयल क्या है, हेल्दी है। और एनिमल फैट्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब वेजिटेबल्स ऑयल्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, और एनिमल फैट से जो एसिड्स निकल रहे हैं वो जो हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज करना चाहिए। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ठीक है, तो हमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यूज करने चाहिए जो कि अनसैचुरेटेड हों, जो कि डबल बॉन्डेड, कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हों। इस बात को समझे। एडिशन रिएक्शन में हम ये चीज़ जाने कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आज का लास्ट टॉपिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, सर जी आज हमारे मैथ के टीचर नहीं आए तो सब्स्टिट्यूशन लगा था, मतलब किसी की जगह पे कोई दूसरा आ गया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होता है, तो रिएजेंट्स मतलब यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस या अब्सेंस को डिटरमाइन करता है। रिएजेंट्स क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हो, तो रिएजेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पता करता है कि कोई सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में, उस कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्डेड है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, मतलब रिएजेंट्स इनकी प्रेजेंस को पाने में असफल रहते हैं, फेल्ड होते हैं। ठीक है, इनकी प्रेजेंस रिएजेंट्स नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये सब इनर्ट हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझिए भाई क्या कह रहा है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में बहुत तेजी से जुड़ता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिलकर के कंपाउंड बनाता है, तो उसमें क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत तेजी से जुड़ रहा है। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तभी तो जुड़ रहा है भाई। हम किसी में तभी जुड़ते हैं ना, जैसे भाई साहब इस
इस मोबाइल पर हमारा हाथ यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर हाथ टच हुआ, तो यहाँ पर कुछ था पहले, वो सब्स्टिट्यूट हुआ, वो हटा, तब तो हमारा हाथ टच हुआ। तो क्या था? एयर थी। यहाँ पर इस जगह पर क्या थी? एयर थी। तो हमारा जब हाथ यहाँ पर आया तो एयर हट गई, एयर की जगह हमारा क्या आ गया? ये 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स आ गए। तो समझ रहे हो? यदि क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा होगा जो उससे दूर भी जा रहा होगा हाइड्रोकार्बन से। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। तो किसको हटा रही है क्लोरीन? हाइड्रोजन एटम्स को। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है। A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes। ठीक है, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे बन सकते हैं। अब होमोलॉगस क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ये पढ़ चुके हो पहले भी तो। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? उस दिन कंफ्यूज बहुत थे, कह रहे दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। होमोलॉगस सीरीज फिर समझ लो। होमोलॉगस सीरीज हमारे कार्बन कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम लोग कार्बन कितने हैं इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ध्यान जाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसके किस पर? फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच हो रहा है। अगर कार्बन कंपाउंड 3-4 ठो दिए गए हैं, सबके पास अल्कोहल है, तो यस दे आर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। एक ऐसा कार्बन कंपाउंड कई सारे दिए हैं, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी में कीटोन, किसी में अल्कोहल, किसी में एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो दे आर नॉट होमोलॉगस। वो एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं है। होमोलॉगस में सिर्फ और सिर्फ देखना होता है फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंपाउंड नहीं देखना पड़ता, कार्बन कितने हैं ये हमको देखना ही नहीं है। कार्बन के 2 एटम है, 3 एटम, 5 एटम है, हमको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। कि कीटोन के सब हैं तो होमोलॉगस सीरीज है, कार्बोक्सिलिक के सभी हैं, OH डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, तब बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, तो कीटोन का है, एल्डिहाइड का है, और सब एक ही ग्रुप के हैं, तो यस दे आर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, नहीं तो नहीं। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एक होमोलॉगस सीरीज से। ठीक भाई, तो इस तरीके से इसका रिएक्शन है CH4 + Cl2। देख रहे हो CH4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन के एटम जुड़े थे? 4। और जब इसका क्या कराया गया? प्लस Cl2 के साथ प्लस Cl2, मतलब क्लोरीन जुड़ रहा है, तो 2 ठो Cl जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, एक हटेगा ना ये, तो CH3Cl प्लस एक H हट करके इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर जो Cl बचेगा Cl, मतलब एक हो गया तुम्हारा क्लोरोमीथेन, ये वाला क्या हो गया? क्लोरोमीथेन, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखें कि जो हमारा क्लोरीन एटम है वो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, और क्या कंपाउंड बना है, क्या प्रोडक्ट में आया है, ये देख लिया है। तो ये इंटेस्ट के 2 क्वेश्चन, इनको ट्राई करना है, तुम्हें करना है अपनी कॉपी में साफ अंदाज में, और बहुत पीछे चले गए, और ये वाला जो हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन है 1 2 3, और इधर है 4 और 5। ठीक है, तो ये इंटेस्ट क्वेश्चन तुमको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, तो काम समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा वर्क रहेगा कि जितना पढ़ा दिया उसकी प्रॉपर रीडिंग कर लो, जहाँ कहीं भी दिक्कत है उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लो। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा काम है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें नज़र आ रहे हैं अपनी कॉपी में उसे भी लिख लो। रिएक्शन को बैलेंस करना है उसको भी कर लो, जितनी भी रिएक्शन है। तीसरा काम है कि अपना इंटरेस्ट क्वेश्चन देखो और उनको सॉल्व करो, और जो नहीं आ रहा है उसको शाम को पूछ लो। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।